Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. The numbers on which you can call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार और आज सोमवार है। आज हम आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। नंबर अभी रवि ने बताए, नंबरों को एक बार फिर दोहराए देते हैं। 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं रवि। Equity benchmarks declined more than 0.5% amid mixed cues from global markets. Sensex closes at 37,935, Nifty settles at 11,132, and gold hits a record high in the national capital to close near 53,000 rupees per 10 gram mark. वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 37,935 पर हुआ बंद, निफ्टी 11,132 पर और दिल्ली सराफा बाजार में सोना नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 53,000 के आसपास। शुरुआत आज की पहली खबर से ही कर लेते हैं। आज शेयर बाजारों में गिरावट का रुख देखा गया। वैश्विक बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच आज प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के कारण प्रमुख सूचकांकों में ये गिरावट देखी गई। आज कारोबारी सत्र में अच्छी शुरुआत के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में गिरावट शुरू हुई और एक समय ये दिन के उच्चतम स्तर से 500 अंक तक लुढ़क गया। हालांकि बाद में सेंसेक्स संभला और कारोबार के अंत में 0.51% के नुकसान के साथ 194 अंक नीचे 37,935 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.56% के नुकसान से 62 अंक गिरकर 11,132 पर आ गया। विस्तृत बाजार पर नजर डालें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स से खराब रहा। मिड कैप 1% नीचे बंद हुआ तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.98% लुढ़क गया। Equity benchmarks today lost more than 0.5% amid mixed cues from global markets. Key indices fell mainly due to intense selling in banking stocks. After starting off the session on a positive note, the BSE Sensex got caught in a downward spiral and slumped over 500 points from the day's peak. It managed to recover some lost ground and finally settled at 37,935, showing a loss of 194 points or 0.51%. Likewise, the broader NSE Nifty closed 62 points or 0.56% lower at 11,132. We'll continue discussing the Sensex story, but before that we have our regular caller from Delhi. Satish Kumar is online with us. Satish, welcome to Market Mantra. हेलो Satish, you are live. अपना सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी मिस्टर रवि और नमस्कार। विशाल जी। मेरे सर 2 सवाल है। एक तो पहला ये कि जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उन लोगों की ईएमआई पे छूट देने पे ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बैंकों पे ना मोराटोरियम लगने की स्थिति आ गई थी। तो मैडम से मैं जानना चाहूंगा, मैडम क्या उन बैंकों का बताएंगी कि किस किस पे मोराटोरियम की स्थिति बनी थी। और दूसरा सवाल ये है कि मैडम जिस हिसाब से गोल्ड बढ़ता जा रहा है तो भारत के उस नागरिक पे क्या असर पड़ेगा जो जीवन भर अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए पैसे जोड़ता रहता है कि भाई सोना तो हमारे जो
हमारे जो कल्चर है उससे जुड़ा हुआ है। तो अब उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे जिंदगी भर पैसे जोड़ते रहते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, या फिर वो लड़की जो शादी के बाद अगर उसके पास गोल्ड का। सतीश, वी गॉट द क्वेश्चन। यामिनी, ऑल्दो दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है, मगर आप सवाल। हाँ जी, पहला सवाल आपका लोन के ऊपर है। लोन का जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उसके लिए मॉनिटोरियम दिया गया है कोविड-19 के तहत कि अगर वो पे नहीं कर पाते तो उनके ऊपर पेनल्टी ना लगाए जाए और सिंपल इंटरेस्ट के तहत उनको जो है लोन वापस करने की सुविधा दी जाए। जो अभी सवाल उठ रहा है कि अगर बैंकों का ये मॉनिटोरियम एक्सटेंड कर दिया गया तो बैंकों में एनपीएस होने की संभावना हो सकती है, जिससे बैंकों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इफेक्ट होगा। मॉनिटोरियम लोन पे दिया जा रहा है, बैंकों को नहीं दिया जा रहा, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो है एक्सटेंड होगा या नहीं होगा उस पर डिबेट है। आपका दूसरा सवाल गोल्ड प्राइसेस के है। गोल्ड प्राइसेस इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां तक कल्चरल फैक्टर्स की बात है, जैसे रवि जी ने कहा, डाउरी देना और लेना दोनों ही जो है कानूनन अपराध है और इसके तहत गोल्ड में निवेश तभी करें जब आपको इस्तेमाल करना हो और जब आपकी कैपेसिटी हो। Normally, business channels and business programs, and normally the common accusation is you always tell us that it's time to buy, but you don't tell us that it's time to sell. So is this the time to sell gold? Yes, it is a good time. If you want to make money, then gold would be a good place to sell. जी, अमित कुमार हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो अमित जी। हेलो जी अमित, पूछिए, सवाल क्या है आपका? सर, मेरा एक सवाल है, ये जो मार्केट में जो कहते हैं कि हमारे साथ काम करिए, हम इतना चार्ज लेके आपको बेनिफिट कराएंगे, वो क्या सही होते हैं? और दूसरा ये सवाल है, क्या जो अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है तो उसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा? धन्यवाद। जी, इनका पहला सवाल किस चीज से रिलेटेड था? Yamini, there are a lot of WhatsApp and Telegram and SMS that people get that you subscribe to our service and we'll give you 100% returns on stock market. I guess that's what he's referring to. These इन WhatsApp या मैसेजेस के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ये जो है ठीक नहीं होते। और अगर आपने निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली डीमैट अकाउंट खोल करके फिर निवेश करें और क्वालिटी स्टॉक्स में पढ़ करके क्वालिटी स्टॉक्स में फिर निवेश करें या उनके बारे में जानकारी लेकर के फिर निवेश करें। ऐसे एसएमएस और व्हाट्सएप के ऊपर ध्यान ना दें जो पॉन्जी स्कीम्स कहलाती हैं, उनके अंदर अपना निवेश करके अपना पैसा बर्बाद ना करें। जहां तक बैंक डिफॉल्ट की बात है, आरबीआई सुपरवाइज करती है बैंक्स को, जिसके तहत जब भी किसी बैंक के अंदर कोई भी मुश्किल होती है तो आरबीआई अपने आप एक मॉनिटरिंग सोर्स के थ्रू बैंक्स में रिस्ट्रक्चरिंग करती है। जैसे येस बैंक में भी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है क्योंकि एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम आई थी और उसके तहत उन शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं होता। ध्यान रखने की बात यह है कि बैंक डिफॉल्ट से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आरबीआई कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके देखती है कि बैंक डिफॉल्ट ना करें। सोमनाथ इज लाइव विद अस फ्रॉम मुंबई। सोमनाथ जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र। अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ सोमनाथ जी, सुन रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए। हाँ, बैंक डिपॉजिट के ऊपर 5 लाख तक इंश्योरेंस है जी। अगर 3 अलग अलग बैंक में मेरा 5-5 लाख डिपॉजिट है तो मुझे तीनों डिपॉजिट के ऊपर इंश्योरेंस मिलेगा? हाँ जी, अगर आपके जिस भी बैंक में है पर डिपॉजिटर आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होगी। दैट्स राइट, एंड इट्स ऑल्सो पर बैंक पर नेम। सो अगर आपने उसी बैंक में किसी और नाम में करा रखा है तो भी आपको 5 लाख तक मिलेगा, मगर अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट्स करा रखे हैं या किसी और अकाउंट्स में कर रखा है तो आपको मिलेगा। पर अगर आप एक डिपॉजिटर पर बैंक होता है, एक ही बैंक में अगर आपने 3-4 अकाउंट्स एक ही नाम से खोल रखे हैं तो आपको नहीं मिलेगा 5-5 लाख रुपए। जी। मुश्ताक अली कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल मैम। अच्छा, एक बताइए, एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका क्या क्या चीज देखना चाहिए, जैसे कि उसके ऊपर ऋण है या नहीं, और क्या क्या चीज देख के उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज बताइए। जी, सबसे पहले तो कंपनी का क्या बिजनेस है, ये कोर बिजनेस क्या है और उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, ये देखना इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट क्या करती है ये देखना इम्पोर्टेंट है और क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं।
कंपनी कब से जो है कारोबार कर रही है और उसके कितने प्रॉफिट्स हैं और उसकी क्या फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जब आप निवेश करते हैं। और किस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है और उसमें उसकी क्या साख है, ये भी देखना जरूरी रहता है। काशीनाथ फ्रॉम चेन्नई has joined us. काशीनाथ, वेलकम टू मार्केट मंत्र। सवाल पूछें सर। सर मेरा मार्केट में मंत्रा टीम को पूरा नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। और मैडम को मेरा प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए और 2-4 एग्जाम्पल भी दे देंगे तो अच्छा। क्या हम पोस्टल एनएससी को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान सकते हैं? यही था मेरा प्रश्न। धन्यवाद जी। जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट इशू करती हैं उन्हें कहते हैं। बॉन्ड्स एक लार्जर ग्रुप है जो सिक्योरिटीज को कवर करता है। बॉन्ड्स आपके कॉर्पोरेट्स भी इशू कर सकते हैं या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू कर सकती हैं। बेसिकली जब आप लोन लेते हैं कुछ कंडीशंस के ऊपर और एक कुछ समय के बाद उसे लौटाने की बात करते हैं, एक इंटरेस्ट पे करते समय, तो उन्हें बॉन्ड्स कहते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आप एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जिसके तहत आपको इंटरेस्ट मिलता है। And the post office schemes are all completely guaranteed by the government, so yes, it's probably as safe as it can get. They are called schemes and they are not specifically called bonds per se, though they do return the principles which are there. Rahul Kumar from Kolkata is online with us. Rahul, welcome to Market Mantra. Good evening to Market Mantra team. Good evening. My question was regarding if the Indian economy's inflation increases by 0.5% to 1%, then Moody's rating agency decreases the Indian economy's rating. But in case of American economy, we consider there a lot of inflation, like 20%, 19% inflation is there. But the Moody's don't decrease. 20% inflation in America. I'm sure Donald Trump wouldn't be happy if he's listening to Market Mantra. Yeah, what's your question, Rahul? There is a little confusion on the data which is there. There is not such high inflation in the US, but yes, the question is probably that whether the downgrades take place for US and other developed countries as they take place for emerging economies like India. We have seen, and there are many opinions upon it in terms of the credit ratings, where the credit ratings are much more harsher or more stringent for the developing countries or the emerging countries versus the developed economies. But I think generally, Yamini, his question, Rahul was trying to ask, are these international agencies biased against the developing countries? Well, it would be difficult to say that it is biased. They're not biased. They have a particular data which is there with respect to the macroeconomic aggregates, which they evaluate on the basis of the models that they use for credit rating. And as per those credit rating models, they usually then rate them. But yes, developed economies, because of their networks, do get more benefits than the developing economies or emerging economies with respect to a specific event that has happened and a change in the credit rating. जी, मुंबई से रत्नाकर फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो रत्नाकर जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी रुपया तो मजबूत हो गए हैं, तो आईटी सेक्टर में कुछ फॉल आ सकता है क्या, ये है। और दूसरा सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज ये T+2 का जो फैसिलिटी है वो कुछ बंद करने जा रही है, ऐसा सुना है, ये सच है? और जी, आपका पहला सवाल है रुपए को लेकर के कि रुपए जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है तो आईटी कंपनीज को नुकसान होगा। अभी कोविड चल रहा है और आईटी कंपनीज की जो अर्निंग्स आई हैं उसके हिसाब से भी आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आईटी एक आगे आने वाला समय का सेक्टर माना जा रहा है, इसलिए माना जाता है कि इसमें जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं अगर इन्वेस्ट करें तो निवेश का फायदा होगा। रुपए जो है जो पोजीशन पे है वो अभी भी आईटी को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा सवाल आपका था कि जी मैं T+2 को लेकर के। हाँ जी, T+2 वाला मैंने अभी तक सुना नहीं है, हो सकता है आ रहा हो, पर मुझे इस रेगुलेशन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है अभी। There's, I believe, some speculation, but obviously we can't comment on speculation. Yeah, we cannot comment on it. I don't have that information right now. और अब continuing with our discussion on the Sensex story, as we mentioned that
The market finally settled at 37,935 and talking about the Sensex. If you look at the broader market at the BSE, the mid-cap and small cap underperformed the Sensex. The mid-cap closed down by 1% and the small cap slipped 0.98% on the Sensex chart. ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, IndusInd Bank and Bajaj Finance emerged as the major laggards, dropping by over 6%. On the other hand, Asian Paints, HCL Tech, Infosys, TCS, Ultratech Cement and Tata Steel were among the prominent gainers. Quickly, Yamini, why is the finance sector not doing so well, the banking specifically? Well, there has been some news with respect to how the NPAs would be on a rise because of the COVID-19, and then there are many banks which have shown, or many senior officials of the banks which have also shown their doubts whether the banks would be able to sustain the extra moratorium which is being given to them, because they also need funds when the payments of interest comes through. So the increase in the NPAs is one of the reasons why the financial stocks didn't do very well. जी केशव अब मुंबई से हैं। हेलो। या गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? हमारा बैंकिंग सेक्टर क्या इतना कमजोर है कि हमारे ऊपर ऐसा समय आ जाए कि 5 लाख का हम इंश्योरेंस ले लें? और दूसरा मेरा सवाल है कि कोई अगर स्टॉक तो किसी सस्पेंड किया जाता है सेबी द्वारा तो उनकी किन आधार पर किया जाता है? जी, आपका पहला सवाल कि इंश्योरेंस जो प्रोवाइड किया जाता है वो बैंकिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाता है, ताकि डिपॉजिटर्स को उनके निवेश का ज्यादा पैसा मुहैया कराया जा सके अगर कोई बैंक डिफॉल्ट करता है। ये एक कॉन्फिडेंस रिस्टोरिंग मेजर होता है। अब भी जो भी बैंक के अंदर दिक्कतें आती हैं वो आरबीआई उनको रीस्ट्रक्चर करके रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। आपका दूसरा सवाल कि अगर सेबी सस्पेंड करती है, उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जैसे होता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो, या बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आए, या कोई उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो कि रिगिंग चल रही है, तो उसके ऊपर सस्पेंशन ऑर्डर हो जाता है। जी मुजाहिर खान है हमारे अगले कॉलर हैं मुंबई से ही। हेलो। हाँ विशाल जी। जी रवि कुमार जी को और यामिनी जी को नमस्कार। नमस्कार जी नमस्ते। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि जैसे पब्लिक सीनियर सिटीजन, ये बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो उससे हकीकत में यह है कि लाखों लोगों को बैंक से लोन लेने में फायदा होगा, लेकिन जो सीनियर सिटीजन जिनकी औलाद नहीं है, जिन पे बैंक पर भी निर्भर थे और उनकी एक तरीके से माकूल इनकम थी, उसमें कुछ हेल चपट नहीं था, तो उससे कितना ज्यादा असर पड़ जाएगा? कोई हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे बुजुर्गों के लिए, हम जैसे मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, हम लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम चालू करें जिससे हम खुद थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें? जी, जो सीनियर सिटीजन की स्कीम्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं घटाए गए। जो काफी स्कीम्स चल रही हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में, उनके तहत आपकी इंटरेस्ट को कायम रखा गया है, और इंटरेस्ट ये अभी घट रहे हैं, पर बाद में हो सकता है जैसे ही इकोनॉमी संभलेगी वैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। बुजुर्ग लोगों पे काफी असर पड़ा है इन इंटरेस्ट रेट्स के घटने का, पर उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी वैसे बढ़ सकते हैं। और अब एशियाई बाजारों के आज के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। चीन और अमेरिका द्वारा अपने यहाँ एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास बंद करने की खबरों के बीच एशियाई बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखी गई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.8% का उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ जापान के निकेई और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स में 0.2% तक की मामूली गिरावट रही। हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी अंतर्देशीय कारोबार में मिला जुला रुख रहा। लंदन का फुट्सी 0.3% फिसला और फ्रांस का कैक 0.4% लुढ़क गया, जबकि जर्मनी की डेक्स में 0.1% की मामूली बढ़त रही। Gopal from Mumbai is online with us. Gopal, welcome to Market Mantra. मार्केट मंत्र को नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा तो पहला वाला सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर आप लोग का मैं तो डेली प्रोग्राम सुनता हूँ, अगर मार्केट इंडेक्स ऊपर जाती है तो आप लोग कहते हो दिवाली तेज रही, लेकिन असलियत कुछ और ही है। असलियत ये है कि अगर आपके हिसाब से जरूर इंडेक्स 25,000 से 38,000 तक चले गई है,
लेकिन इक्विटी मार्केट में बिल्कुल इनकम नहीं है। अगर देखा जाए तो इक्विटी में 90% इक्विटी मार्केट वर्स्ट कंडीशन में है और वर्स्ट होते जा रहे हैं। तो आप किस बेस पे उसको ऐसा आप लोग बोलते हो दिवाली है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसको मार्केट में 25,000 से 38,000 जाने में सबसे बड़ा हाथ RIL का, सबको मालूम है ये। जो छोटे इन्वेस्टर के पास होता ही नहीं है ऐसा स्टॉक। तो आप लोग अगर बेटर है कि अगर इंडेक्स ऊपर जाती है तो दिवाली मत बुला करिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी भी बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि मार्केट में जो इनकम आती है, इक्विटी मार्केट में से कितनी इनकम आती है और कुछ किस जगह से मार्केट में इन्वेस्टर को इनकम आती है। पहला सवाल ये है, ये जरूरी मेरे को बताइए प्लीज। गोपाल जी, पहले तो क्लैरिफाई कर दें, वो वर्ड दिवाली नहीं है, वर्ड लिवाली है, जो कि बाइंग को कहते हैं जी। तो शायद आपने वो ल को द समझा है। अब बाकी जवाब यामिनी देंगे। जी, जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंडेक्स की बढ़त या घटने को दोनों इंफॉर्मेशन दी जाती है और इंडेक्स एक बैरोमीटर माना जाता है जिसके तहत कहा जाता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या सिचुएशन है उस इंडेक्स को देख करके। जहां तक 25,000 से 38,000 पे इंक्रीज करने की बात है, जब घटी थी तब भी वही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी और जब बढ़ी है तब भी वही इन्फॉर्मेशन दी गई है। इक्विटी इनकम आपको डिविडेंड्स के थ्रू भी आती है और कैपिटल गेन्स के थ्रू भी आती है। जब मार्केट्स में ओवरऑल बॉयंसी होती है तो ज्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हैं और अगर वो बढ़ते हैं तो उससे लोगों को फायदा पहुंचता है। अभी मार्केट्स बहुत बॉयंट नहीं है, बहुत बाइंग स्प्री नहीं है, इसलिए मार्केट्स में इतना आपको पैसा नहीं दिख रहा। पर जैसे जैसे मार्केट्स रिकवर करेंगी अपने फुल स्विंग पे, आपको वहां पे भी निवेश का फायदा मिल सकता है। Let's look at the rupee today. The rupee today paired its initial gains and settled on a flat note at 74 rupees and 83 paise to the US dollar. Forex traders said the uptick in the rupee during the day was supported by a weak greenback and foreign fund inflows. The Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das today reflected on dynamic shifts in the economy that are underway and stated that these will shape the future of the economy. The RBI Governor was addressing members of the Confederation of Indian Industry CII National Council through video conferencing today. The RBI Governor, while highlighting 5 major dynamic shifts in the country which needed to be converted into structural transformation, said that Indian industry will play a pivotal role and bring a silent revolution in the coming days. He said the 5 areas included the farm sector, renewable energy, ICT, global value chains and infrastructure, which will act as a force multiplier and will lead to sizable benefits for the economy. Mr. Das also said that the country must fight relentlessly against the coronavirus pandemic, which has affected an already slowing economy. The governor in his address complimented the government for ushering in reforms in the agriculture sector that will boost the farmers' income and will add value to the economy. He said that the key challenge before the Indian agriculture sector is surplus management rather than self-sufficiency. Das stated that the gap on the infrastructure front remains large. He said the country needs $4.5 trillion for investment in infrastructure by 2030, citing Niti Aayog estimates. The RBI governor also pointed out that the coronavirus pandemic has impacted funding for startups. Another regular caller of ours, Mr. Ashok Kumar from Modi Nagar is online with us. Ashok ji, welcome to Market Mantra. हेलो। हाँ नमस्कार जी, सवाल पूछें। हेलो। हाँ अशोक जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछें। हाँ ठीक है सर, आपको सबको नमस्कार। नमस्कार। और यामिनी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जो ये यस बैंक का फॉलो ऑन ऑफर आया है, इसमें वैसे तो रेट वगैरह की तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसमें ब्लॉक दिया है स्टॉक? क्या जैसे ब्लॉक इन पीरियड है, क्या लॉक इन पीरियड है कि बेच नहीं सकते? जी अभी तक। और मार्केट का बता दीजिए क्या? जी अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर पे कि कोई ब्लॉकिंग है। जो प्रीवियस लोग होल्ड कर रहे थे उसमें ब्लॉकिंग जरूर रखे थे 3 साल के पीरियड के लिए और 75% उसका रेशियो था। आपका दूसरा हेलो गो अहेड यामिनी, कंटिन्यू। यस, एंड जहां तक मार्केट का सवाल है, मार्केट में आपने अगर देखा हो तो पिछले कुछ सत्र में बढ़ोतरी थी, पर अभी आज के दिन पे जो है मार्केट ने लूज किया है। एक तो वीक ग्लोबल क्यूज से कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ गए हैं। जैसे जैसे वील मूव टू ह्यूमन ट्रायल्स,
और वैक्सीन आने की उम्मीद जगेगी, आप देखेंगे कि मार्केट्स वापस अपनी पोजीशन पे आएंगी और वहां पे एक्टिविटी नजर आएगी। यही कारण ज्यादातर रहे हैं जिनकी वजह से फर्क पड़ा है। एक एनपीएस आशंका की एनपीएस बढ़ जाएंगे ज्यादा क्योंकि कोविड-19 है और लोगों के लॉकडाउन की सिचुएशन से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो उसका भी असर नजर आया है। और अब खबर ईपीएफओ से जुड़ी हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान अपने 73 लाख से अधिक अंशदाताओं के केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो प्रक्रिया पूरी की है और अब अंशदाताओं के भविष्य निधि खाते से उनके आधार, मोबाइल फोन नंबर और बैंक खातों को जोड़ा गया है। इतनी बड़ी संख्या में केवाईसी पूरे करने के लिए ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने अंशदाताओं के लिए लगातार काम किया है। केवाईसी पूरा होने पर अब कोई भी सदस्य ईपीएफओ की सेवाओं का इस्तेमाल ऑनलाइन कर सकता है। We now have a caller from Bengaluru, Vinay Purushottam, online with us. Vinay, welcome to Market Mantra. Yeah, I'm Vinay Purushottam from Bangalore. Yeah. My question is that even after from the time of Notbandi, the bank have got a lot of money, and now government is trying to give more and more loans, and the governor also has reduced the CRR so that liquidity increases to the bank, and people are not taking on more loan. That is a fact. Still, banks are trying to accumulate money from the market through right issue and all that. Why bank has less liquidity now? One side, banks is putting more money to Reserve Bank, and because of people are not taking loan. Banks have sufficient amount of liquidity, and there has been reports with respect to their liquidity being invested even in government securities. However, the banks, if you overall view it, they have been a little conservative on giving loans. Though the RBI governor, with respect to the package which he had announced and the different measures which he had announced for the liquidity to not only banks but various other apex institutions like NHB, NABARD, SIDBI and others for providing loans, has been given. Despite that fact, a lot of people are fearful that they may not be able to pay back loans, and also banks have been taking are keeping their hands tight while giving loans. So that has been a major difficulty in the credit flow in the economy. Liquidity is, in my opinion, may not be one of the reasons why the credit flow is not going. So let's look, talking about liquid, the thing which is called as liquid gold. Let's look at oil. Oil prices today edged lower as rising coronavirus cases and tensions between United States and China pushed investors towards safe haven assets. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.50 per barrel, while WTI crude prices were around $41.40 per barrel. और अब बात कर लेते हैं सोने की। नित नई रोज ऊंचाइयां पर पहुंच रहा है। सोने की कीमतें आज दिल्ली सराफा बाजार में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। 905 रुपए की तेजी के साथ सोना आज 52,960 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है सोने की कीमतों में, उसके वजह से हमारे यहां भी घरेलू सराफा बाजारों में भी उसका उछाल देखा गया। चांदी भी एक जबरदस्त मांग के निकलने से 3,347 रुपए बढ़कर 65,670 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। If you look at the international market, gold hit a new high of $1,935 per ounce, while silver was trading with gains at $24 per ounce. Experts said gold prices traded higher on concerns over a sluggish economic recovery. They added that concerns over growing US-China friction have also led to safe haven buying in metals. तो अब कार्यक्रम का समय हो रहा है, हमें यही कार्यक्रम को समाप्त करना होगा। तो यामिनी, आप आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ी और हमारे श्रोताओं के सवालों के आपने जवाब दिए और इस बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Yamini. Before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks declined more than 0.5% amid mixed cues from global markets. Sensex closes at 37,935, Nifty settles at 11,132, and gold hits a record high in the national capital to close near 53,000 rupees per 10 gram mark. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Mantra. Market Mantra.